हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 2 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन और सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड का नो टोबैको डे या एंटी टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 31 मई। सेकेंड क्वेश्चन था कल का, युगर मुस्लिम्स आर नेटिव ऑफ विच कंट्री। युगर मुस्लिम्स किस देश के नेटिव हैं, किस देश के रहने वाले हैं? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी चाइना या फिर डी ईरान। तो युगर मुस्लिम्स हैं ये चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के रहने वाले हैं और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं युगर मुस्लिम्स। सी चाइना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, मूडीज डाउनग्रेड्स इंडियाज रेटिंग। मूडी जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया के फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको Baa2 से गिराकर Baa3 पर पहुंचा दिया है। Baa3 अब जो लेटेस्ट रेटिंग है इंडिया की वो कर दी है मूडी ने। और इससे पहले मूडी ने इंडिया का जो ओवरऑल आउटलुक था इकोनॉमी का उसको निगेटिव ऑलरेडी रख रखा है। तो एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी के लिए जो मूडी की तरफ से रेटिंग आई है ये काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड मानी जा रही है। ये जो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इंडिया में इकोनॉमी के स्लो डाउन की कंडीशन बनी हुई है और कोविड-19 के कारण जो फिस्कल कंडीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई है उसको लेकर ये जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड की गई है। साइटिंग द रीजन ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लो ग्रोथ एंड फर्दर डिटोरिएशन इन गवर्नमेंट्स फिस्कल पोजीशन। इससे ये जो रेटिंग आई है ये लोवेस्ट ग्रेड की रेटिंग मानी जा सकती है क्योंकि Baa3 जो करंट रेटिंग इंडिया को दी गई है उससे नीचे केवल जंक बॉन्ड की रेटिंग है और अगर एक रेटिंग भी इंडिया मूडीज के द्वारा डाउनग्रेड किया जाता है तो इंडिया की रेटिंग जंक रेटिंग के बराबर हो जाएगी, विच इज इक्वलेंट टू नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड फॉर जंक बॉन्ड। यानी कि उस कंट्री में उस लोकेशन पे जहाँ पर Ba3+ से कम रेटिंग होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं होता है मूडीज़ के जो भी पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो नॉन इन्वेस्टमेंट से एक ग्रेड ऊपर है अभी Baa3 रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की जो पूरे साल की इस करंट फाइनेंशियल ईयर की 2020-21 की जीडीपी की ग्रोथ रेट -4% बताई है। मूडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट 4% डाउन होगी इस करंट फिस्कल में बिकॉज ऑफ कोविड-19 और उसके बाद जो लॉकडाउन किया गया उसके कारण इकोनॉमी का जो आउटपुट रहने वाला है वो कम होने वाला है। तो ये मूडीज़ की तरफ से इंडिया की जो रेटिंग है उसको कम किया गया Ba+2 से Ba+3। सेकेंड न्यूज़ है, मॉनसून हिट्स केरला विद साइक्लोन इन बैकग्राउंड। फाइनली मॉनसून 1 जून को ही केरला पहुंच गया है। 1 जून जो स्टैंडर्ड डेट मानी जाती है मॉनसून के केरला कोस्ट में पहुंचने की, सेम डे मॉनसून ने केरला को स्ट्राइक किया। मॉनसून हैज़ अराइव्ड इन केरला और आईएमडी का जो पहले का फोरकास्ट था उसके अकॉर्डिंग आईएमडी ने बोला था कि 5 जून को मॉनसून केरला पहुंचेगा, लेकिन ये 4 दिन पहले 1 जून को पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ जो हमने पहले भी पढ़ा था कि मॉनसून के टाइम में अरेबियन सी में एक साइक्लोन की कंडीशन बन रही है, एक लो डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जून 3 या जून 4 तक महाराष्ट्र या गुजरात के कोस्ट तक पहुंच जाएगा या उनके इन स्टेट्स के कोस्ट को स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है अगर महाराष्ट्र गुजरात के कोस्ट को हिट करता है मॉनसून के वहाँ पर पहुँचने से पहले, तो उस एरिया के मॉनसून की जो ग्रोथ है बहुत ही कम देखी जाएगी। यानी ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये महाराष्ट्र गुजरात के साइड के मॉनसून को कम कर देगा अगर ये पहले पहुंच जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि ये पहले पहुंच जाएगा। तो ये पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पर ये गुजरात देख सकते हैं हम, तो इसका जो ओरिजिन है वो अरेबियन सी में है और इस तरह से वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलली ये साइक्लोन मूव कर रहा है। साइक्लोन बनने की जो फेजेस होते हैं वो लो प्रेशर से लेकर सीवियर साइक्लोन तक
3-4 फेजेज़ में साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। इसकी स्टार्टिंग होती है एक लो डिप्रेशन से, या लो हम कह सकते हैं लो प्रेशर एरिया से। उसके बाद ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद डीप डिप्रेशन बनता है, यानी कि बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लोन से पहले लो प्रेशर, देन डिप्रेशन, देन डीप डिप्रेशन, और फिर साइक्लोन बनता है। और आईएमडी का मानना है कि ये जो अभी पर्टिकुलर अरेबियन सी में डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, इट विल कन्वर्ट इनटू सीवियर साइक्लोन। तो आईएमडी के अकॉर्डिंग ये सीवियर साइक्लोन में बनेगा। आईएमडीज लेटेस्ट साइक्लोन अपडेट एक्सपेक्ट इट टू बलून इनटू ए सीवियर साइक्लोन। और सीवियर साइक्लोन मानसून को रोकने की इसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो किस तरह से साइक्लोन आगे बढ़ता है ये इसके ग्रोथ, इसके प्रोग्रेस के साथ पता चलेगा। पल्स ऑयल सीड सी शार्प हाइक इन एमएसपी। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो एमएसपी प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेज हैं फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप, उनको इंक्रीज़ किया है 2020-21 मार्केटिंग सीजन के लिए। तो इसमें जो मेजर क्रॉप हैं वो हैं पैडी, पल्स, कॉटन, इनके एमएसपी इंक्रीज़ किए गए। इसके अलावा जितने भी मैंडेटेड जो प्राइजेज़ हैं मैंडेटेड क्रॉप्स के, खरीफ सीजन की क्रॉप्स के, उनके प्राइजेज़ CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इंक्रीज़ किए गए हैं। ये जो MSP होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी सीज़न में उस सीज़न की सोइंग से पहले बताया जाता है। ये जो MSP है इसको रिकमेंड करने का काम एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये कमेटी कहलाती है CACP। और CACP कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड करती है कि किन क्रॉप्स का कितना MSP इंक्रीज़ किया जाए, और फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लिया जाता है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है, इसके अलावा भी जो किसानों के लिए शॉर्ट टर्म के लोन हैं उसके रीपेमेंट को की टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है, और करीब 3 लाख रुपए के एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लोन की जो रीपेमेंट लिमिट है उसको बढ़ाया गया है 31 अगस्त तक। और इसमें सबसे ज़्यादा MSP इंक्रीज़ की गई है ऑयल सीड की, जिसका नाम है नाइगर सीड। नाइगर सीड की MSP करीब 755 रुपये पर क्विंटल हाईएस्ट इंक्रीज़ की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया में टोटल कोविड-19 के जो केसेस है वो 2 लाख तक पहुंच गए हैं, और ये जो करंट टैली है कोविड-19 के केसेस की वो है 1,98,182। इतने लोग अभी तक कोविड-19 से इंडिया में आज की डेट तक इन्फेक्टेड हैं। कल की डेट में मंडे के दिन एक दिन में 24 घंटे में 7,584 नए केसेस देखने को मिले। तो ये जो केसेस की टैली है लगातार टोटल नंबर ऑफ केसेस की टैली बढ़ती जा रही है, और लॉकडाउन के खुलने के बाद ये जो टैली है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, राज्यसभा एंड लोकसभा मीटिंग कुड बी हेल्ड ऑन ऑल्टरनेट डे, वर्चुअल पार्लियामेंट एंड ऑप्शन। तो अभी जो लोकसभा और राज्यसभा का सेशन है, या पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं वो साल में 3 सेशन कराए जाते हैं। लास्ट जो सेशन था बजट सेशन, जिसको 23 मार्च को एब्रप्टली एंड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, और 24 मार्च से जो नेशन वाइड एक तरह से पूरी कंट्री में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, उसके बाद अभी तक पार्लियामेंट की कोई मीटिंग नहीं हो पाई है कोविड-19 के कारण। तो काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट किए जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, और यहाँ पर इन ऑल्टरनेटिव्स को फिगर आउट करने के लिए पार्लियामेंट में किस तरह से मीटिंग करवाई जानी चाहिए और लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग करवाई जानी चाहिए, इससे रिलेटेड लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की मीटिंग हुई है, और उनके द्वारा बाकी ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं उनके बारे में बात की गई। तो इन सेशंस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म है वो कैसे रखे जाएं, और पार्लियामेंट में कम से कम लोग आ सकें, और जो सेशन है वो भी बराबर चलते रहें। तो यहाँ दोनों जो लीडर्स हैं, जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के और जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके द्वारा एग्री किया गया कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए पार्लियामेंट सेशन में। और पार्लियामेंट सेशन की खास बात यह है कि ये लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, और जो चैनल्स हैं लोकसभा राज्यसभा टीवी में इनकी लाइव टेलीकास्टिंग होती है। और अनलाइक स्टैंडिंग कमेटी जिनकी मीटिंग सीक्रेट मानी जाती है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ओपन टू पब्लिक होती है। तो यहाँ पर अगर वर्चुअल सेशन करवाया भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वर्चुअल सेशन की पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि वर्चुअल पार्लियामेंट
भी एक ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ये नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेशन की बात करें तो इंडिया में जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं वो साल में 3 सेशन होते हैं। 3 टाइम्स पार्लियामेंट मीट करती है। स्टैंडर्ड तरीका 3 है। पहला जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, जो फरवरी के एंड में स्टार्ट होता है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई में नॉर्मली स्टार्ट होता है। और तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन, जो नवंबर और दिसंबर में किया जाता है। तो इन 3 सेशंस की जो मीटिंग्स होती है या जो प्रोसीडिंग्स होती है वो साल में पार्लियामेंट की मीटिंग 3 बार कराई जाती है। एक न्यूज़ यहाँ पर छूट गई है। क्लासेस आउटसाइड वाइट हाउस, मोर यूएस सिटीज़ अंडर कर्फ्यू। यूएसए में काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एंटी रेसिस्ट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी वायलेंट जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा इशू है यूएसए में, वो शुरू हुआ था एक अफ्रीकन अमेरिकन की डेथ के कारण। एक शॉकिंग डेथ थी ये, क्योंकि ये जो डेथ हुई थी ये पुलिस कस्टडी में हुई थी और पुलिस के द्वारा की गई थी। शॉकिंग डेथ लास्ट मंडे ऑफ जॉर्ज फ्योर्ड। जो पर्सन है जिनको मारा गया था पुलिस के द्वारा, उनका नाम है जॉर्ज फ्योर्ड, और पुलिस की कस्टडी में इनकी डेथ हुई थी, जिसके कारण जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं यूएसए में, उनका काफ़ी बड़े लेवल पर गुस्सा देखने को मिला है और बहुत ही वायलेंट एक्शन लिए गए उनके द्वारा। स्ट्रीट में काफ़ी चीज़ें तोड़ी गई, जलाई गई, और जिसके कारण यूएसए में बहुत ज़्यादा शहरों में यूएस सिटीज़ को कर्फ्यू के अंडर रख दिया गया है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको भी वायलेंस के डर से एक बंकर में भेज दिया गया था। नॉर्मली जो बंकर होते हैं वो यूएसए प्रेसिडेंट को बचाने के लिए बनाए गए हैं, और ये इमरजेंसी कंडीशन में यूएसए प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम ना है इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक के केस में। तो इस समय ये जो अभी वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उस समय भी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप को एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो यूएसए में अभी माहौल काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इसको रोक नहीं पाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 9 पे। हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ अपीयर्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स, ऐसा कहना ICMR का। तो ICMR रिसर्चर्स के द्वारा ये बोला गया है कि इंडिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन इफेक्टिव एक हेल्थ के लिए यूज़ की जा रही है, और ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का यूज़ कोविड-19 के केस में काफ़ी इफेक्टिव रहा है। मोर देन 4 डोजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन अलोंग विद यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर लोग यूज़ करें तो SARS-CoV-2 जो वायरस है उससे सेफ्टी लोगों में अच्छी खासी देखी गई है, और ये एक स्टडी के बेसिस पर ICMR के द्वारा बोला गया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी करवाई थी, और अपने पब्लिकेशन में ड्रग की प्रिवेंटिव इफेक्ट जो है उसके बारे में बताया। तो ICMR की अगर हम माने तो इंडिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो इफेक्ट है वो अच्छा खासा देखा गया है। हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर ग्लोबली काफ़ी सारी स्टडीज़ फेल हो गई, और अभी रिसेंटली WHO ने भी बोला था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के कारण कोविड-19 में कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव साइन नहीं आए, बल्कि कुछ मामलों में कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ में तो इसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, जिसके कारण से हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो टेस्टिंग है वो WHO ने रोक दिया था। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें हाइड्रोक्लोरोक्विन को अच्छे से अडॉप्ट किया गया है कोविड-19 के लिए, और ICMR की रिसर्च भी अभी ये बोल रही है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया के लिए, इंडिया में लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए अच्छी खासी साबित हुई है। तो इंडिया की स्टडी बैक्स जो इंडिया की करंट पॉलिसी है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 वो ICMR के द्वारा बैक की गई। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये इंडिया में एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन को देखती है बायोमेडिकल फील्ड की। तो बायोमेडिकल फील्ड में जो भी रिसर्च होती हैं उन रिसर्च के कोऑर्डिनेशन और उनसे रिलेटेड फॉर्मुलेशन को देखा जाता है ICMR के द्वारा। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड की। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अभी के डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। वोंट इंटरफेयर इन बॉर्डर इशूज सेज ऑस्ट्रेलियन इन्वो। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर अपना ऑफिशियल स्टैंड बताया है कि इंडिया और चाइना का जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ ए मैटर फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिजॉल्व बायलैटरली। तो इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के एनवो ने।
जो लाइन ऑफ कंट्रोल में रिसेंटली स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के जो इन्वॉ हैं उनके द्वारा ये बोला गया। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच जो बातचीत नॉर्मली होती है उसमें भी नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट रहता है इंडिया की पॉलिसीज़ को लेकर, और जितने भी इंटरनल मैटर्स है वो कंट्रीज़ के बीच बायलैटरली सुलझाने हैं, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का मानना है। तो एक तरह से मैच्योर जो ये अनाउंसमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। तो ये जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, ये LAC पे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में देखने को मिला है। और ये 3 एरिया हैं ईस्टर्न लद्दाख में। ये एरिया है सोंगपो लेक, पहला है सोंगपो लेक, दूसरा है धानचेक और तीसरा है गालवान रिवर वैली। तो ये 3 लोकेशन है ईस्टर्न लद्दाख में और एक लोकेशन है नाकुला पास सिक्किम में। तो इन 4 लोकेशन पे अभी स्टैंड ऑफ देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है NPCI डिनाइज ब्रीच ऑफ भीम ऐप डेटा। एक रिपोर्ट देखने को मिली थी जिसमें सिक्योरिटी रिसर्चर्स के द्वारा ये बोला गया था कि जितने भी पर्सनल डेटा मिलियंस ऑफ यूज़र के भीम ऐप पे हैं, भीम ऐप पे यूज़ किए जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। NPCI के द्वारा भीम ऐप बनाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है भीम ऐप को। और इसके ऐप में जो पेमेंट रिलेटेड और बैंक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है और ये सिक्योर नहीं है, ऐसा बोला गया था एक VPN मेंटर के द्वारा। VPN मेंटर एक वेबसाइट है जो क्लेम करती है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट VPN रिव्यू वेबसाइट है। ये एक रिसर्च लेबोरेटरी की तरह काम करती है। इट्स रिसर्च लैब इज ए प्रो बोनो सर्विस दैट स्ट्राइव टू हेल्प द ऑनलाइन कम्युनिटी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट साइबर थ्रेट। तो साइबर थ्रेट से जो भी ऑनलाइन कम्युनिटी है उनको बचाने के लिए ये अपनी तरफ से रिसर्च करती है और रिसर्च पब्लिश करती है। तो इस तरह से ये लोगों को एजुकेट करने का काम करती है और जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनको कम करने का काम करती है। इसका नाम है VPN मेंटर। तो VPN मेंटर की ये जो वेबसाइट है इसमें बताया गया था कि करीब 409 गीगाबाइट डेटा, जो 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों का पर्सनल रिकॉर्ड है, जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन है जैसे कि आधार डिटेल्स है, रेजिडेंस प्रूफ है, बैंक रिकॉर्ड्स है, बैंक डिटेल्स है और कंप्लीट प्रोफाइल है। तो ये डेटा सिक्योर नहीं है NPCI के द्वारा जो यूज़ किया जाता है। उसके बाद NPCI ने बोला है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, NPCI की तरफ से अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये जो डेटा है, डेटा इज स्टोर्ड ऑन अनसिक्योर्ड अमेजॉन वेब सर्विस, ऐसा बोला गया था VPN मेंटर के द्वारा। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये सर्टिन के सामने जब लाई गई तो ऐसा बोलना है VPN मेंटर का कि उसके बाद ये जो ब्रीच है उसको क्लोज किया गया। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई गई है और इसका काम है नेशनल लेवल पे जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए क्या पॉलिसीज़ लानी है, क्या गाइडलाइंस लानी है, और ऐसे साइबर अटैक्स को डील करने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन अडॉप्ट किए जाने चाहिए। यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप का नाम दिया गया है ब्रू रिफ्यूजी कैंप्स। ब्रू ट्राइबल ये मिज़ोरम के रहने वाले हैं जो अभी त्रिपुरा में एक कैंप में रह रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट किया गया था और उसके साथ ही ब्रू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के बीच भी एग्रीमेंट किया गया था कि त्रिपुरा में ब्रू ट्राइब्स को रहने के लिए परमानेंट लोकेशंस, परमानेंट रेजिडेंट दिया जाएगा। तो ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं इनमें कोविड-19 का जो फेयर है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रू ट्राइबल कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, मतलब नेटिव और इंडिजीनियस ट्राइब कहाँ की है। ये मिज़ोरम की ट्राइब है जो 2-3 दशक पहले वायलेंस के कारण भाग के त्रिपुरा में आई थी और अब त्रिपुरा में इनको परमानेंट स्टेटस देने की बात की जा रही है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के मिज़ोरम स्टेट की ये ट्राइब रहने वाली है। इस ट्राइब का दूसरा नाम है रियांग। रियांग इज अनदर नेम फॉर ब्रू ट्राइबल पीपल। रियांग या ब्रू ट्राइब ये दोनों मिज़ोरम और त्रिपुरा दोनों स्टेट्स में अभी आज के टाइम में रह रही हैं। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है हांगकांग बैन्स तियानमेन विजिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। यहाँ पर तियानमेन की बात की गई है। तियानमेन वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये तियानमेन मसाकर के नाम से जाना जाता है। 1989 में तियानमेन क्रैकडाउन हुआ था
जब चाइना के लीडर्स के द्वारा, चाइना के जो टॉप लीडर्स थे, उन्होंने स्टूडेंट की जो डेमोक्रेसी की डिमांड थी और चाइना के द्वारा जो करप्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, उस डिमांड को सप्रेस करने के लिए चाइना ने टैंक और अपने सेना का यूज़ किया स्टूडेंट्स की डिमांड को दबाने के लिए, जिसमें कई 100 लोगों की जान गई। ऐसा माना जाता है, ऑफिशियल फिगर में 100 लोगों को मरा हुआ बताया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग मरे इस पर्टिकुलर तियानमेन मसाकर में। तो 3 डिकेड के बाद भी ये मोस्ट सेंसिटिव सब्जेक्ट है मेनलैंड चाइना में, और चाइना मेनलैंड में इसके बारे में बात भी करना स्ट्रिक्टली सेंसर किया गया है। हालांकि हांगकांग में ये जो स्पिरिट है इसकी अभी भी लाइव है, और हांगकांग में लोगों के द्वारा इसकी बात की जाती है और इस इवेंट को मनाया भी जाता है उस मैसाकर को याद रखने के लिए। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है, हांगकांग से रिलेटेड चाइना ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जिसमें हांगकांग के लेजिस्लेचर को बाईपास करके हांगकांग के सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड लॉ अब चाइना बना सकता है। तो 1997 में जो ब्रिटेन ने चाइना को हांगकांग की टेरिटरी हैंडओवर की थी, उस समय कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हैंडओवर की गई थी, जिसके बेसिस पे चाइना को गवर्न करना था हांगकांग को अंडर वन कंट्री टू रूल सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम के बेसिस पे। और मिनिमम लेवल ऑफ जो ऑटोनॉमी थी हांगकांग के लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की या जुडिशियरी, वो मेंटेन की जानी थी। लेकिन अभी इस करंट बिल के पास होने के बाद हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है वो काफ़ी बड़े लेवल पे इरोडेड मानी जा रही है। बहुत यहाँ पर ये माना जा रहा है कि चाइना के द्वारा हांगकांग में जो चाइना की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाने उसको दबाने के लिए चाइना ने ये किया। चाइना का कहना है कि ये जो लॉ है उसको पास करना ज़रूरी था, बिकॉज ये जो टेररिज्म और सेपरेटिज्म टेंडेंसीज देखी जा रही हैं हांगकांग में, उसको दबाने के लिए ज़रूरी था। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज पे, कैबिनेट कमेटी ओकेस 50,000 करोड़ इन्फ्यूज़न फॉर एमएसएमई। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 50,000 करोड़ का एक इक्विटी इन्फ्यूज़न एमएसएमई सेक्टर के लिए अप्रूव किया है, सो दैट एमएसएमईज़ को अपनी जो प्रोसेस है वो चलाने के लिए पैसा रेज करने में इजी हो, यानी कि जो फंड रेजिंग की जाती है कंपनीज़ के द्वारा वो इजीली की जा सके। और ये जो रूट है ये इक्विटी इन्फ्यूज़न के थ्रू कराया जाएगा, यानी कि अब एमएसएमई अपने आप को जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वहाँ पर लिस्ट करके फंड रेज कर सकती हैं। नॉर्मली बड़ी कंपनीज जितने भी होती हैं सेक्टर्स में, वो अपने फंड रेज करने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, और स्टॉक प्राइजेज रेज जितने बढ़ते कम होते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग फंड रेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बट ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है ये एमएसएमई को अभी तक नहीं थी। अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि मैक्सिमम 15% तक जो इक्विटी है वो एमएसएमई सेक्टर में परचेज की जाएगी। इससे थोड़ा सा पैसा एमएसएमई सेक्टर के पास जाएगा, उसके बाद इनको लिस्ट करा के एमएसएमई सेक्टर अपनी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज से भी पैसा रेज कर सकते हैं। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपए का जो फंड है, ये 2 से 3 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का फंड इस सेक्टर के लिए क्रिएट हो सकता है। ये बात कही गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई नितिन गडकरी के द्वारा। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑल्सो अप्रूव्ड न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, increasing investment limit to 50,000 करोड़ एंड टर्नओवर टू 250 करोड़ फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 50,000 करोड़ होगी, और उनका जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक माना जाएगा। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ की रखी गई है और उनका टर्नओवर 5 करोड़ रखा गया है। और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है। तो ये जो डेफिनेशन है एमएसएमई की, ये भी चेंज की गई कैबिनेट कमेटी के द्वारा। तो कैबिनेट कमेटी ने एमएसएमई सेक्टर में थोड़ा पैसा डालने के लिए ये इक्विटी इन्फ्यूज़न की स्कीम स्टार्ट की है, जिससे कि एमएसएमई की सेक्टर की जो कंपनीज है वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके पैसा रेज कर सके, फंड रेज कर सके। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।